आज भी इस देश में मेरे बाप का कानून लागू है, नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी का कोई पर्सनल दुश्मन तो हूं नहीं, और मैं देश में नरेंद्र मोदी हटाओ ये कैंपेन भी नहीं चलाता। मैं इस बात में विश्वास ही नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी हटाओ। एक मोदी हटाओगे, दूसरा बिठा देंगे, दूसरा हटाएंगे, तीसरा बिठा देंगे। इसलिए हमको नरेंद्र मोदी को हटाने की कोशिश नहीं करनी है। मोदी जिस फैक्ट्री से तैयार होता है, उस फैक्ट्री आरएसएस को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। इस देश से आरएसएस को हटाना चाहिए। अमेरिका में कल परसों बात हुई है, वहां के लोगों ने कहा है कि आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है। यह बात कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशन में हो रही, और हम लोग उनकी बातों पर देश चला रहे हैं। मोहन भागवत कहेगा कि आरक्षण पे चर्चा होनी चाहिए, मोहन भागवत कहेगा तो उसके ऊपर चर्चा हो रही है। हम लोगों को तो सबसे पहले मांग ये करनी चाहिए कि इस देश में जो भाईचारा बना है, एससी के लोग, ओबीसी के लोग, एसटी के लोग, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आपस में भाईचारा के माध्यम से इस देश में शांति से रह रहे हैं। ये मोहन भागवत स्टेटमेंट कर देता है, हम लोगों में दंगे निर्माण होते हैं। इसलिए इस देश के सुरक्षा के लिए मोहन भागवत को रासुका लगाकर जेल में डालना चाहिए। भाई, ये आदमी खतरनाक है देश की सुरक्षा के लिए, कुछ भी बोल देता है और देश उसके ऊपर काम करता है। तो हम लोगों को यह मांग करनी होगी, आज हम लोगों को यह संकल्प लेकर जाना होगा। देखो, बाबा साहब ने घोषणा की, मैं भारत बौद्धमय करूंगा। आज बौद्धमय भारत की परिस्थिति क्या है पता है? भारत में बौद्धों की ऑन रिकॉर्ड संख्या है 0.6%। बाबा साहब ने जाते जाते हम लोगों को जो बौद्ध धर्म दिया, क्या व्यवस्था देकर गए पता है आप लोगों को? 1950 में बाबा साहब अंबेडकर पहली बार वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में गए, 28 देशों के प्रतिनिधि उसमें थे। 1954 में बाबा साहब तीसरी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में गए, 54 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रेसिडेंट्स, राष्ट्रपति, सीएम, प्राइम मिनिस्टर उस कॉन्फ्रेंस में थे। 1956 में बाबा साहब चौथी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस में गए। आज बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमको 125 देशों के साथ जोड़ रखा है। 125 देश, 125 देशों के साथ बाबा साहब ने हमको जोड़ रखा है। हमको ये बात ही पता नहीं। हमारे यहां पर उना कांड होता है, हमारे यहां पर गुजरात में लोगों को पीटा जाता है, हम लोग वहीं पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग खुद को दलित बता रहे हैं। यह दलित शब्द भारत के बाहर कहीं नहीं है। श्रीलंका में आप जाओ और पूछो दलित यहां कहां रहता है, वो कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय दलित। जापान में जाओ, यहां पर दलितों की बस्ती कहां पर है पूछो। चाइना में जाके पूछो यहां पर दलित कॉलोनी कहां पर है, दलित सोसाइटी कहां पर है। अरे आज हम लोग यहां पर संकल्प दिन पर आए हैं, हमको भी कुछ संकल्प आज लेने चाहिए। हमको और एक संकल्प यहां से लेकर जाना है कि हम लोग इसके आगे दलित शब्द का उपयोग कभी नहीं करेंगे। हम बौद्ध हैं और बौद्ध ही हम खुद को लगाएंगे। उना के लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, नाम आता है दलितों को पीटा गया। यूनाइटेड नेशन तक ये बात गई है, कोई मदद को नहीं आया कोई मदद के लिए, क्योंकि भारत के बाहर दलितों की कोई देश नहीं है, दलितों का कोई व्यवस्था नहीं है। यही लोग अगर बौद्ध होते हैं तो इन बौद्धों का जागतिक स्तर पर आवाज उठाने का काम मैं अपने मन से करूंगा। इतनी गवाही मैं आज आपको देता हूं, और यह काम मैंने किया। मैं सिर्फ घोषणा नहीं कर रहा। बाबा साहब अंबेडकर जी के स्टैच्यू को तमिलनाडु में दिन दहाड़े तलवार से तोड़ा गया। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। सभी लोग व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फेसबुक पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जो 3 वीडियोस मुझे मिले, कोई तलवार से तोड़ रहा है, कोई बाबा साहब की मूर्ति की विटंबना कर रहा है, दिन दहाड़े
पुलिस वाले भी देख रहे हैं। ये सारे वीडियो उठाए और यूनाइटेड नेशंस को भेज दिए। यूनाइटेड नेशन को लेटर के साथ भेज दिया कि देखो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश में बौद्ध धर्म का पुनर्जीवन यहां पर पुनर्स्थापन किया है। उन बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति को किस तरह से आरएसएस के लोग तोड़ रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। यूनाइटेड नेशन ने मुझे रिप्लाई भेजा और कहा आप आपकी बात विस्तार से हमारे सामने रखिए कि क्या बौद्धों के ऊपर वहां पर हो रहा है। और इसलिए बाबा साहब ने जो व्यवस्था हमारे हाथ में दी है, क्या व्यवस्था है पता है? हमारे बच्चे को किसी ने गाल पर भी यहां पर वडोदरा में चाटा लगा दिया। पूरे विश्व के बौद्ध आपके समर्थन में इस बड़ौदा में आ सकते हैं, इतनी ताकत बाबा साहब ने हमारे हाथों में रख दी है। इस ताकत को हमको पहचानना होगा। बौद्ध धर्म के माध्यम से इस आंदोलन को हमको खड़ा करना होगा। जापान में मैं 2018 में गया, 2017 में गया और वहां पर मैंने उनके सामने मांग कर दी है कि हमको भारत में हमारी शिक्षा बंद कर दी जा रही है, हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और इसलिए हमको भारत में उस समय सम्राट अशोका के कार्यकाल में 17 यूनिवर्सिटीज हमारे भारत में थी, 17 विश्वविद्यालय थी। आज हमारे पास एक स्कूल भी नहीं है। मैंने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के सामने मांग की है कि हमको बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भारत में खड़ी करनी है। ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी हम भारत में ला रहे हैं। ये काम हमको भारत में बाबा साहब के ये आंदोलन पूरा करना होगा। देखो बाबा साहब अगर चाहते तो क्या शुगर फैक्ट्री खड़ी नहीं कर सकते थे? बाबा साहब अगर चाहते तो ये कपड़ों की इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर सकते थे? टेक्सटाइल मिल, पेपर इंडस्ट्री। बाबा साहब अगर चाहते कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो बाबा साहब कोई भी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने पैसे कमाने के लिए शुगर फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल नहीं डाली। मेरे समाज के बच्चे पढ़ने चाहिए, इसलिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खड़ी की। हम लोगों को उस एजुकेशनल मूवमेंट को खड़ा करना होगा। हम लोगों को इन सारे बाबा साहब अंबेडकर जी के बातों को आज खड़ा करना होगा और इसलिए इस संकल्प भूमि से हमको ये बात आज पूरी करके यहां से मन में लेकर जानी है कि बाबा साहब के अधूरे रहे हुए जो काम है वो हमको पूरे करने हैं। देखिए समय भी बहुत हो चुका है, मुझे भी अगले कार्यक्रम के लिए निकलना है। मैं जाते जाते आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, देखो बाबा साहब ने बड़ी संघर्ष से ये कारवां यहां तक लेकर आए। बाबा साहब की आर्थिक हालात नहीं थी, बाबा साहब की शारीरिक परिस्थिति नहीं थी। 4-4 बच्चे बाबा साहब ने इस जमीन में दफना कर बाबा साहब ने ये मूवमेंट खड़ी की है। बाबा साहब की आखिरी दिनों में उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरे इस कारवां को मेरा ये समाज आगे बढ़ाए। 18 मार्च को बाबा साहब ने अपनी व्यथा आगरा के भाषण में बताई। बाबा साहब ने कहा कि बड़ी मुश्किल से मैं ये कारवां यहां तक लेकर आया हूं, लेकिन इसको आगे लेकर जाने वाला कोई भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। 18 मार्च को बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। आज बाबा साहब हमको धोखेबाज कहते हैं। जिन बाबा साहब के बदौलत आज हम लोग सूट बूट टाई कोट में घूमते हैं, बाबा साहब हमको धोखेबाज कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा आंदोलन नहीं चलाता। मेरे आंदोलन की वजह से पढ़ लिख गया, मेरे आंदोलन की वजह से 10वीं पास हो गया, 12वीं पास हो गया, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। मेरे आंदोलन की वजह से बना, लेकिन मेरा आंदोलन चलाने के लिए ये आगे नहीं आ रहा। मेरे आंदोलन की वजह से ये बड़ा आदमी बन गया, लेकिन अपने घर और परिवार को ही चला रहा। बाबा साहब के आंदोलन के तरफ देखता भी नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, अपील करूंगा कि बाबा साहब के इस धम्म के कारवां को बढ़ाने के लिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन भी नहीं करता, विरोध भी नहीं करता, लेकिन जो भी इस देश में मानव अधिकारों के उल्लंघन करेगा, हम उसके विरोध में आवाज उठाएंगे। चाहे वो राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, मुझे किसी से डर नहीं है।
ये आज जो ताकत मुझे बोलने की मिली है, ये बाबा साहब के संविधान से मिली है। आज भी इस देश में मेरे बाप का कानून लागू है, नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं। और इसलिए हमको बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आना चाहिए, बाबा साहब के धम्म के कारवा को बढ़ाने के लिए आना चाहिए। आप लोगों में, बंते जी ने कहा कि हम लोगों में फ्रैक्शंस है, अलग अलग पार्टियों में हम लोग बटे हैं, अलग अलग पार्टियों में बटे हैं। देखो आरएसएस के लोग सभी पार्टियों में हैं। मैं एक दिन आज तक पर कोई डिबेट देख रहा था, कांग्रेस के यहां से तिवारी, बीजेपी के यहां से त्रिपाठी, वो सीपीआई के यहां से कुलकर्णी और आम आदमी पार्टी के यहां से देशपांडे, सभी ब्राह्मण अलग अलग पार्टियों से चर्चा में बैठे हैं। अगर आरएसएस के लोग सभी पार्टियों में हैं लेकिन वो अपने ब्राह्मणवाद के लिए एक होकर काम करते हैं, तो मैं आप लोगों को पूछता हूं, आप लोग अपने अपने अलग अलग पार्टियों में होने के बाद आप लोग आपस में मनमुटाव क्यों रखते हो? अगर वो अपने ब्राह्मणवाद के लिए एक हो सकते हैं तो अलग अलग पार्टियों में रहकर आप बौद्ध धर्म के लिए एक नहीं हो सकते? जिस तरह से आप लोग विहार में जाते हो, बौद्ध विहार में जाते हो, अपने चप्पल जूते बाहर रखते हो, मैं आपसे अपील करूंगा इस बौद्ध धर्म के मूवमेंट में आते हुए अपने अपने पार्टियां बाहर रखो और बौद्ध बन के एक आओ, एक होकर लड़ो। बाबा साहब के इस बौद्ध धर्म के मूवमेंट को हमको आगे बढ़ाना है। पॉलिटिक्स तो इन लोगों ने हमारा खत्म कर दिया। इस धम्म के मिशन को आगे लेकर हमको अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है। देखो, जाते जाते मैं एक ही आपको ब्यौरा देता जाऊंगा। आज आप लोग मेरे यहाँ पर ओएनजीसी का स्टाफ जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, बंते जी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों को बताना चाहता हूँ। कई लोग मुझे पूछते हैं कि बाबा साहब की संपत्ति क्या है, बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या है। मुझे पूछते हैं कि बाबा साहब के प्रॉपर्टी से आपको कितना हिस्सा मिला, क्या क्या मिला, कौन सा बंगला मिला, कौन सी कॉलेज मिली। मैं आज आपको बाबा साहब के प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहता हूं। बाबा साहब जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ तब तक बाबा साहब 4 डिपार्टमेंट के मंत्री रह चुके थे। मंत्री 4 डिपार्टमेंट के 4 खाते के मंत्री थे। आज कोई एक सादा नगर सेवक, आप लोग क्या कहते हो, कॉर्पोरेटर भी कोई बन जाता है लोकल बॉडी में, तो वो 5 साल में इतना पैसा कमा लेता है कि उसके 7 पुश्ते बैठकर खा सके, इतने पैसे वो कमा लेता है एक टर्म में। तो बाबा साहब तो मंत्री थे, बाबा साहब ने कितने पैसे कमाए होंगे? 4 डिपार्टमेंट के मंत्री के पास कितने पैसे होंगे? जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया तब उनके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए थे और किसी बैंक का बाबा साहब पर कर्जा था। 4 डिपार्टमेंट के मंत्री रह चुके बाबा साहब, उनके खाते में 15,000। तो बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या है? तो बाबा साहब की संपत्ति क्या है? आज मैं आप लोगों को बाबा साहब की संपत्ति जाहिर करता हूं। बाबा साहब के बाद इस देश में, हमारे समाज में जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, लॉयर बने, ये है बाबा साहब की सही संपत्ति। ये बाबा साहब की सही संपत्ति है। वारिस किसे कहते हैं पता है? वारिस जो संपत्ति में अपना हक देता, हक मांगता है ना, उसको कहते हैं वारिस। मैं बाबा साहब का वारिस नहीं हूं, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं और इसलिए मुझे बाबा साहब के संपत्ति का हिस्सा नहीं चाहिए। आप लोग जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर बने हो, मुझे आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए। यहां से हमको बाबा साहब की मूवमेंट खड़ी करनी है। यहां पे आप लोग अलग अलग क्षेत्र में जुड़े हो, हम लोगों को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब के इस मिशन से भी हमको चलना है। देखिए, आज इस धम्म के मूवमेंट से हम लोगों को इकट्ठा होकर बाबा साहब के कारवां को आगे लेकर जाना है। इतनी आज मैं संकल्प भूमि के इस कार्यक्रम से अपील आप सभी से करना चाहूंगा। बाबा साहब ने देखो बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहां तक लाए।
और इसलिए मैं जाते जाते आप लोगों को दो पंक्तियां सुनाकर अपने बात को विराम देना चाहूंगा। आज जो परिस्थिति इस देश में चल रही है, चाहे वो संविधान को हटाने की हो, आरक्षण को रद्द करने की हो, रिजर्वेशन प्रमोशन को हटाने की हो, ये सारी चीजों को लेकर आज जो परिस्थिति इस देश में है, मैं इस देश के युवाओं को और आप लोगों को कहना चाहता हूं, इन सारी परिस्थितियों को देखकर आज भी तेरा खून ना खोला तो वो खून नहीं पानी है। आज भी तेरा खून ना खोला तो वो खून नहीं पानी है। और जो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के काम ना है वो बेकार जवानी है। इतनी बात कहकर मैं अपने बातों को विराम दूंगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, भंते जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया और उन्होंने आशा और विश्वास प्रकट किया है कि हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। मैं उनके आशा और विश्वास को कई तनिक भी धक्का नहीं लगने दूंगा, ये आशा और विश्वास में। और मैं आप लोगों से संकल्प लेना चाहूँगा कि आज देखो, ये बात वैसे भी हम लोग नकार नहीं सकते। बाबा साहब के परिवार में जन्म लेने के बाद एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मेरे शरीर में आज बाबा साहब का खून दौड़ रहा है, मेरे शरीर में आज बाबा साहब का खून है और आपके खून में बाबा साहब है, आपके खून में बाबा साहब है। अगर ये दोनों पूरे देश भर में एक हो गए तो पूरे देश में बाबा साहब की वो क्रांति फिर से हम लोग ला सकते हैं। इतनी ताकत इस देश में हम लोग खड़ी कर सकते हैं। ये आशा और विश्वास मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ। ये साथ आप लोग मुझे आने वाले समय में दोगे, ये आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।